नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 7 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में तो एक ही आर्टिकल डिस्कस करने लायक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमियों के बारे में ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दो इश्यूज हम अलग से डिस्कस करेंगे, एक इंडियन एक्सप्रेस का और एक लाइव मिनट का। एक आर्टिकल ड्रग अब्यूज से संबंधित है और दूसरा आर्टिकल लेजिस्लेचर में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है। वैसे एथिक्स भी हमें एथिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करना आज से स्टार्ट करना था, बट आज दो अलग अलग न्यूज़पेपर से आर्टिकल देखने पड़े कौन से इंपॉर्टेंट है, तो टाइम लग गया। कल से हम स्टार्ट करेंगे एथिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करना। अभी फिलहाल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन सभी एस्पेक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, वर्ल्ड के जो लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ना, मतलब वर्ल्ड के जो अच्छे संविधान हैं ना, उनमें हमारे संविधान की गिनती होती है। जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान का निर्माण कर रही थी तो उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में हालांकि वुमेन मेंबर्स की संख्या कम थी, बट फिर भी जितने भी वुमेन मेंबर्स थे उन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया संविधान को बनाने में। इवन आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत सारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और आज़ादी के बाद समय के अनुसार पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में महिलाओं की जो गिनती है वो बढ़ती गई। बट क्वेश्चन उठता है कितनी तेज़ी से? आंसर है बहुत ही कम तेज़ी से। अभी भी हमारे पार्लियामेंट में वुमेन मेंबर्स की संख्या 15% से कम है। और जैसा हमने पिछले हफ्ते भी एक आर्टिकल में डिस्कस किया था, अभी पार्लियामेंट में वुमेन मेंबर्स की जो संख्या है वो हाईएस्ट है, बावजूद इसके 15% से कम है। एक तरफ जहां पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन कम है, दूसरी तरफ देखो महिलाओं के खिलाफ एट्रोसिटीज़ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाल ही में यूपी में घटित हुई हाथरस की घटना, तो बार बार एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बोला जाता है अगर देखो वुमेन लीडर्स ज़्यादा होंगी, अगर देखो लेजिस्लेचर्स में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होंगी, तो हमारे देश की पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज वुमेन इश्यूज़ के प्रति ज़्यादा सजग होगी। समझ गए? अब इसके बाद देखो कंपेयर किया जाता है इंडिया को कीनिया से। कीनिया के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 27 सेक्शन 8। इस आर्टिकल में एक प्रकार से ओब्लिगेशन लगाई गई है स्टेट के ऊपर कि कीनिया स्टेट एक ऐसा कानून बनाएगा जिसके अनुसार कोई भी अपॉइंटिव बॉडी हो या फिर इलेक्टिव बॉडी हो, उसमें 2/3 से ज़्यादा सदस्य एक ही सेक्स के नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 2/3 से ज़्यादा सदस्य मेल नहीं होंगे या फिर 2/3 से ज़्यादा सदस्य फीमेल नहीं होंगी। ऐसा कानून स्टेट बनाए, ये प्रोविज़न किया गया है कीनिया के आर्टिकल 27(8) में। बट देखो ये आर्टिकल तो था कीनिया के संविधान में, बट काफ़ी समय से इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। जैसे इंडिया में भी आपको पता है काफ़ी समय से प्रयास हो रहा है वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करवाने की। 1996 में बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया, उसके बाद 2010 में भी प्रेजेंट किया गया, लेकिन अभी तक कोई एक्ट नहीं बन सका है लेजिस्लेचर्स में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। वैसे देखो सभी पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं कि हाँ महिलाओं को लेजिस्लेचर्स में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग कंसर्न्स हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी यूं कहती है कि ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को फ़ायदा होना चाहिए इस रिजर्वेशन से। क्या हुआ था, जब 2010 के आसपास ये बिल पास करवाने की कोशिश की जा रही थी, तो शरद यादव का नाम आपने सुना होगा, बिहार के लीडर हैं, पहले जेडीयू में थे। उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि अगर ये रिजर्वेशन बिल पास हो गया प्रेजेंट प्रारूप में, प्रेजेंट फ्रेमवर्क में, तो पर कटी महिलाएं ज़्यादा आएंगी पार्लियामेंट में। इस स्टेटमेंट पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी। बाद में उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि जो एलीट क्लास की महिलाएं हैं, यानी शहरों की जो महिलाएं हैं, वो ज़्यादा चुन के आएंगी
लेजिस्लेचर्स में। मेरा कहने का मतलब ये था, तो विवाद जो मेन होता है वो कोटा विद इन कोटा में होता है, मतलब 33% महिलाओं को तो रिजर्वेशन दे दिया जाए। इस पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज सहमत हो जाती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग व्यूज इस इश्यू पर आते हैं कि 33% के अंदर कितना परसेंट ऐसी महिलाएं होंगी, कितने परसेंट ओबीसी महिलाएं होंगी, कितने परसेंट एसटी महिलाएं होंगी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये भी मांग करती हैं कि गांव की महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए। तो इन चीजों पर सहमति नहीं बन पाती। वैसे एक अच्छी बात यह है कि 33% आरक्षण अभी पंचायत में है, टियर 3 गवर्नमेंट में है 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद। इंडिया में फिलहाल क्या स्टेटस है पार्लियामेंट में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन का? टोटल 542 लोकसभा सीट्स में से 62 महिलाएं हैं, तो टोटल कितना रिप्रेजेंटेशन हुआ? 14.58%, हाईएस्ट है अभी तक का ये। और कीनिया की बात करें, कीनिया में टोटल 349 सीट्स में 76 महिलाएं हैं, तो रिप्रेजेंटेशन कितना हुआ? ऑलमोस्ट 22%। इंडिया के राज्यसभा में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 10% है फिलहाल, और कीनिया की राज्यसभा यानी कीनिया की सेनेट में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन है 31%, यानी 21 आउट ऑफ 67। तो इस डेटा से आपने क्या समझा? इस डेटा से आपने एक बात यह समझी कि कीनिया में अभी महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन एज कंपेरिजन टू इंडिया अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद कीनिया के संविधान में एक आर्टिकल भी है कि 2/3 से ज़्यादा सेम सेक्स के लोग नहीं होने चाहिए किसी अपॉइंटिव या फिर दूसरी बॉडी में। बट इंडिया में इस प्रकार का कोई रोल नहीं है संविधान में। लेकिन आपके मन में एक ख्याल ये आया होगा, कीनिया के नंबर देख के ये लगता है कि कीनिया के संविधान में जो 2/3 वाला रूल है वो तो अभी भी लागू नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही आपने समझा। इसी वजह से कीनिया की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर आपको बहुत ज़्यादा हैरान करेगा। ऑर्डर क्या था? ऑर्डर ये था कि पार्लियामेंट को बेशक आप डिसॉल्व कर दो, लेकिन संविधान का जो 2/3 वाला ऑर्डर है कि किसी अपॉइंटिव बॉडी में 2/3 से ज़्यादा सेम सेक्स के लोग नहीं हो सकते, फॉर एग्जाम्पल 2/3 से ज़्यादा मेल नहीं हो सकते, इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए अभी की अभी। ऐसा आदेश दिया गया कीनिया की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। सरकार के लोगों ने यह डिफेंस दिया चीफ जस्टिस को कि अभी महामारी चल रही है तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व ना किया जाए, काफ़ी क्रिटिकल टाइम है देश के लिए। बट कीनिया की सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो नहीं माने। उन्होंने कहा संविधान में अगर लिखा है तो उसे फॉलो किया जाना जरूरी है। इससे थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस होगी, हो सकता है इकोनॉमिकली भी थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़े, टाइम भी क्रिटिकल है, लेकिन कीनिया के चीफ जस्टिस ने कहा अगर देखो पेन नहीं है तो गेन भी नहीं होगा। समझ गए? मतलब कितना बड़ा डिसीजन दिया गया कीनिया की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा कि पार्लियामेंट जो संविधान का प्रोविजन है 2/3 वाला उसे अभी के अभी इंप्लीमेंट किया जाए, बेशक पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना पड़े। क्योंकि कीनिया में भी काफी साल हो चुके थे संविधान के इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। इसके बाद कंपेयर किया जाता है इंडिया और कीनिया की सोसाइटी को। जैसे देखो इंडिया की सोसाइटी है ना, वैसे ही कीनिया की भी सोसाइटी है। जैसे इंडिया में काफ़ी वायलेंस होता है महिलाओं के अगेंस्ट, कीनिया में भी काफ़ी वायलेंस होता है। पिरामिडिकल स्ट्रक्चर वहाँ भी देखने को मिलता है। ज़्यादातर महिलाओं का स्टेटस समाज में ठीक नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कुछ महिलाएं काफ़ी ऊपर पहुँचती हैं। मतलब महिलाओं का स्टेटस काफ़ी मिलता जुलता है कीनिया में और इंडिया में। अब कीनिया की सुप्रीम कोर्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले चुकी है, बट इंडिया में ये इंपॉर्टेंट डिसीजन अभी भी नहीं लिया गया है। महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो या तो हमारी पार्लियामेंट इस इश्यू पर कानून बनाए, एक्ट बनाए, अदरवाइज इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना होगा। लास्ट में ये बोला जाता है कि देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट देते वक्त कीनिया के चीफ जस्टिस ने ये बोला, बात ये नहीं है हमें थोड़ा बहुत नुकसान होगा, हमें दर्द होगा। बात ये है कि अगर ये वर्डिक्ट जनता को एहसास दिलाता है
कि पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी है, कि संविधान में कोई चीज़ है तो उसको इंप्लीमेंट करना आपका ऑब्लिगेशन है, तो ये दर्द सहना ही सही। इसके अलावा कीनिया के चीफ जस्टिस ने यह भी बोला कि अगर देखो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने से पेन होता है, इसके कंसिक्वेंसेस हैं, बट इससे एक संदेश जाता है कि कीनिया की जो डेमोक्रेसी है वो गवर्न होगी रूल ऑफ लॉ से, और हर एक पर्सन, हर एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल होगा इस डेमोक्रेसी में, तो ये दर्द सहना ही सही। समझ गए? तो कुल मिला के इस आर्टिकल में राइटर यही कहना चाहते हैं, कीनिया के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है, और इसलिए हमें भी कीनिया से सीखना चाहिए और महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने के लिए कदम बढ़ाने चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ड्रग अब्यूज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से और जीएस पेपर 1 में सोसाइटी से भी इस टॉपिक को रिलेट किया जा सकता है। क्या कंटेस्ट है? कुछ समय पहले वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 रिलीज की गई थी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा, यानी UNODC। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड-19 महामारी के क्या कंसिक्वेंसेस निकल सकते हैं इलीगल ड्रग प्रोडक्शन, इलीगल ड्रग्स की सप्लाई और इलीगल ड्रग्स की कंजप्शन के संदर्भ में। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ड्रग अब्यूज का मतलब क्या होता है? देखो, ड्रग अब्यूज का मतलब ये होता है कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करना ब्रेन पर प्लेजरेबल इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। सिंपल भाषा में बात करें, ब्रेन को कुछ समय के लिए प्लेजर पहुंचाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करना। अब ये केमिकल्स देखो काफ़ी तरह के हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, कोकीन हो सकता है, इवन ओवर द काउंटर ड्रग्स हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं काजेस ऑफ ड्रग अब्यूज़ के, मतलब किस कारण से लोग ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं या फिर ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला है ज्योग्राफिकल लोकेशन, मतलब ये ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से लोग ड्रग्स लेना स्टार्ट करते हैं, बट इस फैक्टर की वजह से हमारे देश में ड्रग्स का अब्यूज़ ज़्यादा होता है। इंडिया की अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे, 2 ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स के बीच में आता है इंडिया। वेस्ट में है गोल्डन क्रेसेंट में ये 3 देश आते हैं, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इन 3 देशों में ओपियम की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, यानी यहाँ से ड्रग्स पहुँचती हैं इंडिया में बड़ी मात्रा में। इंडिया के ईस्ट में है गोल्डन ट्रायंगल में ये देश आते हैं बर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। इस रीजन में भी ओपियम की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ से ड्रग्स पहुँचती हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट समेत दूसरे इलाकों में। तो ये एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में ड्रग्स की सप्लाई ज़्यादा होती है, कि 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट ड्रग प्रोड्यूसिंग एरियाज़ के बीच में पड़ता है इंडिया की लोकेशन। उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें क्या आता है, अगर देखो फैमिली हिस्ट्री रही है किसी प्रकार के ड्रग एडिक्शन की, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है फिलहाल, कल्चरल वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। कल्चरल वैल्यूज़ का चेंज होना मतलब आपने देखा होगा कि मीडिया में या फिर बॉलीवुड में ड्रग्स लेने को ग्लोरीफाई काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इस वजह से यूथ को लगता है, कुछ यूथ को, कि अगर हम ड्रग्स लेंगे तो ये स्टेटस सिंबल है। तो इस वजह से भी पीयर प्रेशर बढ़ता है, यानी दोस्तों का दबाव बढ़ता है और कुछ लोग ड्रग अब्यूज़ की राह पर चल पड़ते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कोई प्री एग्जिस्टिंग साइकियाट्रिक या फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो या फिर कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में लो सेल्फ एस्टीम का होना, गरीबी, स्ट्रेस मैनेज ना हो पाना, सोशल रिबेलियसनेस। इसके बाद सबसे लास्ट में है चाइल्डहुड लॉस या फिर ट्रामा, मतलब बचपन में ही कुछ बच्चे बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, कुछ ट्रामा फेस करते हैं। नेक्स्ट है वीक लॉ इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कंट्रोल्स। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ड्रग अब्यूज़ की जो समस्या है इंडिया में ज़्यादा है। देखो 1985 का एक एक्ट है, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा वीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। आज के समय में देखो काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, ड्रग्स बेचना आसान हो गया है,
पेमेंट करना आसान हो गया है, तो इस वजह से भी एजेंसीज जो हैं वो ड्रग ट्रैफिकिंग पर रोक नहीं लगा पा रही हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग अब्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो देखो थ्रेट टू डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम काफ़ी बार बात करते हैं, अभी फ़िलहाल देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पक्ष में है, इसको अगर यूटिलाइज़ किया जाए तो इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अगर उनको स्किल्स दी जाए। बट अगर ज़्यादा यूथ ड्रग अब्यूज़ की रास्ते पर चलेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स हमारा वेस्ट हो रहा है। जो यूथ काम करके देश की इकोनॉमी में जिन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो डिपेंडेंट हो रहे हैं, बल्कि बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो इससे ना सिर्फ हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का लॉस होता है, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स का जो वेस्ट होता है इससे देश की इकोनॉमी को भी नुकसान होता है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन फैमिली। अगर देखो परिवार में कोई ड्रग अब्यूज़र है तो इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है फैमिली में वो ख़राब होती है, फैमिली में इंस्टेबिलिटी आती है। कई बार उस परिवार में चाइल्ड अब्यूज़ होता है, बच्चों को मारा पीटा जाता है। अब ड्रग अब्यूज़ कोई करेगा तो ढंग से कमाएगा नहीं तो वो परिवार गरीबी की तरफ आगे बढ़ेगा। हो सकता है बच्चे भी स्कूलिंग से वंचित रह जाएं। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इंजेक्टिंग ड्रग यूज़ एंड HIV एड्स। काफ़ी बार आपने देखा होगा मूवीज़ में भी और डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी, जो ड्रग अब्यूज़र होते हैं सेम इंजेक्शन से ड्रग्स लेते रहते हैं, तो इससे HIV एड्स के फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इनलीगल नेचर ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग। अगर देखो ड्रग ट्रैफिकिंग इलीगल ढंग से होती है तो पैसा यूज़ होता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, समझ गए। मतलब इलीगल अगर मनी होगा तो उसे देखो और ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आतंकवाद को फैलाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, या फिर इंसर्जेंसी को प्रमोट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में। लीगल ढंग से अगर काम होगा सारा, ड्रग अब्यूज़ की बात नहीं कर रहे हम, कोई भी काम लीगल ढंग से होता है तो मनी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, फिर उस पैसे का गैर कानूनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं सजेशंस की। सबसे पहला सजेशन है सब्सटेंस यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम। इसमें तो देखो आप बोल सकते हो कि जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ सरकार ये इंश्योर करें कि जो ड्रग अब्यूज़ होता है वो मार्केट में मिले ही ना, सख्ताई बरते सरकार इस चीज़ पे, बल्कि अवेयरनेस भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए शुरू से ही बच्चों में कि क्यों ड्रग अब्यूज़ जो है ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये आपकी सेहत के अगेंस्ट है, इससे आपकी पूरी जो फैमिली है वो ख़राब हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो ये सब चीज़ें अगर बच्चों को शुरू से ही सिखाई जाएंगी तो शायद उनके मन में नफ़रत पैदा हो ड्रग्स के प्रति। नेक्स्ट, कंड्यूसिव लीगल एंड पॉलिसी इन्वायरमेंट। जैसा हमने डिस्कस किया 1985 का जो एक्ट है उस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो पा रही है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो, इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में नशा मुक्ति केंद्र हो नशा छुड़वाने के लिए, इसके साथ साथ जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो और वो ज़्यादा प्रोफेशनल होकर काम करें, ज़्यादा अच्छी ड्रग्स सरकार मुहैया करवाए ड्रग्स अब्यूज़ को छुड़वाने के लिए। तो ये सब जो बेसिक स्टेप आप लिख सकते हो उनके बारे में आप बताइए इस पॉइंट के अंतर्गत। नेक्स्ट है स्टिग्मा एसोसिएटेड विद ड्रग यूज़ एंड ड्रग यूज़ डिसऑर्डर्स। काफ़ी बार देखो क्या होता है, समाज में एक स्टिग्मा डेवलप होता है कि ये जो पर्सन है वो ड्रग्स लेता है। इस स्टिग्मा की वजह से जो सेल्फ एस्टीम है वो और ज़्यादा गिर जाती है, समाज में और ज़्यादा हाशिए पर चले जाते हैं वो लोग जो ड्रग्स का अब्यूज़ करते हैं। तो समाज को समझना चाहिए कि शुरू में तो उस पर्सन की ज़रूर गलती थी, उसने ड्रग अब्यूज़ स्टार्ट किया, लेकिन बाद में काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उस पर्सन के कंट्रोल में नहीं रहती सभी चीज़ें। मतलब वो चाहता भी है कि मैं ड्रग अब्यूज़ को छोड़ दूं तो भी उसका बॉडी साथ नहीं दे पाती, लत लग जाती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को थोड़ा सिंपैथी से हैंडल करने की ज़रूरत होती है, उनको मोरली भी सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है कि ड्रग्स को छोड़ने की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन। विभिन्न देशों की एजेंसीज के बीच और इवन डोमेस्टिक एजेंसीज के बीच भी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इस समस्या को टैकल करने के लिए। इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स, यूनाइटेड नेशंस की एंटिटीज़, NGOs और एकेडमिया, इन सब के बीच में भी अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जैसे देखो काफ़ी किसान जो हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब में
ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं गरीबी से तंग आके। तो इसके लिए भी सरकार ने जैसे इनकम सपोर्ट स्कीम चलाई है, इस प्रकार की स्कीम दूसरे सेक्शंस के लिए भी चलाई जा सकती है, ताकि जैसे एक एग्जांपल है बेसिक यूनिवर्सल इनकम की स्कीम चलाई जा सकती है। कम से कम गरीबी से तंग आके लोग ड्रग अब्यूज़ करना स्टार्ट ना करें या फिर सुसाइड ना करें। सुसाइड्स का भी एक बड़ा रीज़न है गरीबी। तो ये सारे सजेशंस दिए जाते हैं जिसकी सहायता से ड्रग अब्यूज़ की जो समस्या है वो रोकी जा सकती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमियों के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो कोई भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस थ्योरी पर आधारित होता है कि अगर क्राइम होता है तो फिर कुछ एजेंसीज फॉर एग्जांपल पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगी, पता लगाएंगी क्राइम किया किसने है, और उसके बाद जुडिशरी का काम ये होगा कि ये तय करना कि जो आरोपी है उसने वास्तव में क्राइम किया है या फिर नहीं किया है, और किया है तो उसको उपयुक्त सजा देना जिस हिसाब का उसका क्राइम है। यही होता है ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, जुडिशरी के सामने रखती है कि ये आरोपी हैं, इनको आप सजा दीजिए, और बाद में जुडिशरी तय करती है वास्तव में ये आरोपी हैं या नहीं है, और उसी के आधार पर आरोपियों की सजा तय होती है या फिर उन्हें बरी कर दिया जाता है। बट हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोलैप्स कर रहा है पिछले कुछ सालों में। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है यूपी का। यूपी में आपको याद होगा विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलके यूपी के 8 पुलिसमैन की हत्या कर दी थी। उसके बाद में विकास दुबे को पकड़ा गया मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से यूपी लाते वक्त विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई करते वक्त कि यूपी में कुछ एनकाउंटर ऐसे हुए हैं जिन पर सवाल उठते हैं, और हैरानी की बात यह है इवन यूपी की सरकार कोई कॉन्क्रीट एनकाउंटर की थ्योरी भी नहीं प्रेजेंट कर पा रही है। मतलब एक तो यूं होता है ना, आप चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप ऐसे फैक्ट्स कम से कम रखने की कोशिश कर रहे हो कि थ्योरी हमारी सही लगे। बट यूपी की सरकार ने तो ये भी कोशिश नहीं की। मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि एनकाउंटर की थ्योरी पर कोई विश्वास करे या ना करे। ये गलत है। ये तो मतलब राइटर के अनुसार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उल्लंघन हो गया ना। पुलिस इस केस में क्या है, सभी कुछ पुलिस ही हो गई। पुलिस ने ही पकड़ा, पुलिस ने ही डिसाइड किया कि इन्होंने क्राइम किया है, पुलिस ही सजा दे रही है एनकाउंटर करके। तो फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या हुआ, जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि पुलिस सिर्फ आरोपियों को पकड़ेगी और बाद में काम होगा जुडिशरी का। और जुडिशरी अगर सजा देती है तो फिर प्रिजन में ले जाया जाएगा, जेल में ले जाया जाएगा जो जुडिशरी के द्वारा अपराधी घोषित किए गए हैं। इस प्रकार से पूरी चैन चलती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। बट ऐसा हो नहीं रहा है। एक और एग्जांपल दिया जाता है, अभी यूपी में हाथरस की घटना थी। जो विक्टिम है, शुरुआत में देखो विक्टिम के साथ जो कुछ हुआ, एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई काफी समय तक, लेकिन जब मीडिया का प्रेशर पड़ा तो एफआईआर रजिस्टर की गई, और रेप की भी एफआईआर रजिस्टर की गई। शुरुआत में तो यूपी की सरकार इनकार करती रही, लेकिन जैसे ही मीडिया का प्रेशर पड़ा तो उसके बाद एकदम से 19 एफआईआर पुलिस यूपी की सरकार के द्वारा रजिस्टर कर ली गई, यानी पुलिस के द्वारा रजिस्टर कर ली गई। 19 एफआईआर अलग अलग इश्यू से संबंधित हैं, जैसे कास्ट वायलेंस फैलाने की साजिश रचना, इस इंसिडेंट को पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करना, यूपी को गलत लाइट में प्रेजेंट करना। इस प्रकार की 19 एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली एकदम से। लेकिन विक्टिम की एफआईआर जब दर्ज करने की बारी आई थी तो बिल्कुल ढीला ढाला रवैया था। तो उत्तर प्रदेश की ये घटनाएं दूसरे स्टेट्स में भी देखने को मिलती हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं। तो 3 पॉइंट्स यहां से राइटर ड्रा करते हैं। सबसे पहले, गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मैटर्स में जो डिस्कनेक्ट है वो बढ़ रहा है। सेकंड पॉइंट, एग्जीक्यूटिव यानी सरकार ज्यादा पावर्स को हड़पती जा रही है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, कैसे हड़पती जा रही है। एग्जाम्पल कि यूपी की सरकार ने, मतलब यूपी की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया विकास दुबे का, जैसे वो जनता को दिखाना चाहते थे कि जस्टिस हमने कर दिया है, जबकि जस्टिस करना काम किसका है, जुडिशरी का है। तीसरा,
इवन जुडिशरी भी उदारता के मामले में एग्जीक्यूटिव की नकल करती नजर आती है बहुत मामलों में। जैसे देखो, अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस पॉइंट पर आधारित होता है कि यह साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है ज़्यादातर केसेस में कि आप साबित कीजिए कि इन्होंने अपराध किया है। बट बहुत सारे मामलों में यह डिफेंस के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप साबित कीजिए कि आपने अपराध नहीं किया है। जैसे एक और पॉइंट देता हूं, आप समझ जाएंगे। आपने एक फेमस कहावत सुनी होगी कि बेशक 9 अपराधी छूट जाएं लेकिन किसी इनोसेंट को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस लॉजिक पर, इस प्रिंसिपल पर आधारित होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब बात करते हैं रीजंस की, ऐसा होता क्यों है। देखो, इसका एक बड़ा रीजन है केस पेंडेंसी। केस बहुत ज्यादा पेंडिंग है। आप यूपी का एग्जांपल अगर फर्दर कंटिन्यू करोगे तो पुलिस जो केसेस लेती हैं उनमें पेंडेंसी रेट है सिर्फ 15% और कोर्ट्स में जो केस जाते हैं उनमें पेंडेंसी रेट है 90%। मतलब कोर्ट्स जो हैं दिन प्रतिदिन और ज्यादा स्लो होती जा रही हैं। 90% पेंडेंसी रेट, सोच के देखिए। तो इस वजह से जनता का जो विश्वास है वो जुडिशरी के ऊपर से उठता जा रहा है। जैसे देखो, अपराध हुआ है, अपराधी को जब पकड़ा जाता है, जो अक्यूज्ड होता है, मतलब अक्यूज्ड को जब पकड़ा जाता है तो उसके पकड़े जाने को ही केस सोल्व मान लिया जाता है कि हाँ, अब अक्यूज्ड पकड़ा गया है, मतलब न्याय हो गया है। देखो, न्याय खत्म नहीं होता अक्यूज्ड के पकड़े जाने से। ये तो पता ही नहीं ना कि वो अपराधी है या नहीं है, अभी तो सिर्फ अक्यूज्ड है। अब तो असली मामला तो अब स्टार्ट होता है कि जुडिशरी में केस चलेगा। जैसे दूसरे देशों में अरेस्ट होने को न्याय नहीं माना जाता है, मतलब लॉजिकली तो हमारे देश में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जब प्रॉपर कन्विक्शन होता है उसे माना जाता है कि हाँ, जस्टिस हुआ है। इंडिया में तो लोगों का जो पेशेंस लेवल है वो कम हो गया है अब बहुत ज़्यादा। अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, इसका मतलब कि हाँ, चैन आ गया। इवन काफ़ी बार जब जजेस बेल रिजेक्ट कर देते हैं तो उसको भी मान लिया जाता है कि जस्टिस हो गया, जबकि जस्टिस की प्रोसेस जो है यहां पे खत्म नहीं होती है। जस्टिस की असली प्रोसेस तो स्टार्ट होती है जब ट्रायल स्टार्ट होता है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है जो गैप है वो बहुत लंबा है, मतलब अपराध कब हुआ है और उसके बाद फाइनल कन्विक्शन कब हुआ है। ये जो केस है ना वो लंबे समय तक चलता रहता है और सरकार को ये लगता है कि अगर इतने समय तक, लंबे समय तक केस चलता रहेगा तो जनता को ये लगेगा कि जैसे इस सरकार में क्राइम हुआ था और ये सरकार कुछ नहीं कर पाई, क्राइम जिन्होंने किया उनको सजा नहीं दिलवा पाई। तो सरकार क्या करती है, जैसे यूपी की सरकार ने किया, मतलब यूपी की पुलिस ने किया, एनकाउंटर कर दिया विकास दुबे का, ताकि जनता को ये संदेश जाए कि देखो हमने जस्टिस इंश्योर किया है। क्योंकि अगर जुडिशरी के पास ये केस जाता तो जैसा हमने डिस्कस किया लंबा समय लग जाता फाइनल कन्विक्शन में। हो सकता है कि बीच में गवाहों को खरीद लिया जाता, बरी भी हो जाता विकास दुबे, ऐसा बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता भी है। तो इससे यूपी की सरकार की छवि खराब होती। उन्होंने खुद ही ये जनता के सामने साबित करने की कोशिश की कि हमने जस्टिस इंश्योर किया है। बट देखो, बात तो वही है ना कि इन्वेस्टिगेट भी आप ही करो, ये भी डिसाइड ही आप करो कि इसी ने अपराध किया है, बाद में सजा भी आप ही दो। ये तो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। कल को तो यूपी की सरकार, यूपी की पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा या फिर दूसरे स्टेट की पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा तो वो किसी निर्दोष लोगों को उठा देंगे और उनका एनकाउंटर कर देंगे, बोलेंगे कि असली अपराधी यही है। कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड तो जुडिशरी करेगी ना। यही तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। बट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, यही राइटर आर्टिकल में बोलना चाहते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित। हमने आज 3 इश्यूज डिस्कस किए डिटेल से। आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।